जैसे कि आप सब जानते हैं कि वेक्टर एनालिसिस में हम लोग 3 टाइप के इंटीग्रेशन की बात करते हैं। लाइन इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन है और वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। और इसके बाद आपने ये भी देखा कि 3 अलग-अलग टाइप के ऑपरेटर भी आपने देख लिए जो वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड में बदल सकता है या स्केलर को वेक्टर में बदल सकता है। इसके आधार पे आप ये भी तो सोच सकते हैं कि क्या लाइन को सरफेस में और सरफेस को वॉल्यूम में इस तरीके का कोई नियम है कि इस टाइप के जो 3 डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन है उनको आपस में बदला जा सके। तो इसके लिए एक थ्योरम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या है ये थ्योरम? इस थ्योरम के हिसाब से अगर आप देखें तो ये थ्योरम होता है, या इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, ठीक, ये वॉल्यूम है, डेल ऑपरेटर और डॉट लग गया। इस डेल ऑपरेटर के साथ अगर डॉट रह जाए तो इसको क्या बोलोगे आप? डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं आप? डाइवर्जेंस। ये डीवी इक्वल होता है एस ए डॉट डीएस के। स्टेटमेंट क्या है? ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट प्लीज। वेक्टर ए है, किसी सदिश ए के डाइवर्जेंस का किसी आयतन V पर लिया गया आयतन समाकलन। किसी सदिश ए के डाइवर्जेंस का किसी आयतन V पर लिया गया आयतन समाकलन उस आयतन V को घेरने वाले बंद पृष्ठ S पर लिए गए A के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। प्लीज बेटा इसको 1-2 बार सुन लीजिएगा आप। और अब आप बोलेंगे कि इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। जरूरी नहीं है कि आप dx dy dz का क्यूबॉइड ही लें, घना भी लें, ये कोई और आकृति भी हो सकता है या ले सकते हैं। अब इसमें है क्या? यहां कोई पॉइंट P मान लेते हैं। यहां एक पॉइंट P है जिसके निर्देशांक आप x1 y1 और z1 मान सकते हैं। तो यहां से यहां तक का दूरी, ये वाली लंबाई कितनी? x1 से लेकर के x2, यहां से यहां तक का y1 से y2, यहां से यहां तक का z1 से z2 तक जा रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या? एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लेंगे, इसकी बात करेंगे, छोटे आयतन की बात करेंगे। ये एक छोटा सा आयतन ले लिया। इस आयतन के लिए आपने ये लिखा है, ठीक। चलिए क्या लिखा? आपने लिखा है ये x1 से x2, फिर y1 से y2 और z1 से z2। क्या आएगा? यहां मान रखते हैं डेल ऑपरेटर कितना होता है? i डेल बाई डेल x, j डेल बाई डेल y और k डेल बाई डेल z डॉट। ए वेक्टर के 3 कंपोनेंट तीनों दिशाओं में लेने पड़ेंगे। तो i a x, j a y, k a z और dv। देखिए भैया, यहां से लेकर के यहां तक मान लेते हैं dx है, dy है और dz है, तीनों दिशाओं के लिए। तो dx dy dz कहां से आया? ये इसके बराबर है, इसके इक्वल है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब अगर आप इसको सिंपल करते हैं तो एक इस तरीके का इक्वेशन फॉर्म होगा, x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2 और ये i वाले का i वाले से, j वाले का j वाले से, डॉट प्रोडक्ट है, और z वाले का z वाले से। अब अगर इसको सिंपल करें तो सबको सिंपल करेंगे ना तो एक लेंदी इक्वेशन बनेगा।
तो इसमें से किसी एक को सॉल्व करके देखेंगे, चेक करके, और बाकी दो के लिए बोल देंगे। इसी प्रकार से इसका आंसर भी यही होगा। तो मैं इसमें इसको ले रहा हूं, मैं ले लेता हूं x1 से x2, z1 से z2 और y1 से y2। डेल ay डेल y dy और ये dx dy। इसमें हो क्या रहा है, ay के मान में परिवर्तन की दर y दिशा में, y दिशा में अगर परिवर्तन की दर निकालेंगे तो y दिशा का जो सरफेस होगा, इसको थोड़ा सा समझिए आप। मतलब अगर हम एक सरफेस निकालेंगे, ये बुक है आपका, ये देखिए ये, तो यहां से जो छोटा सरफेस होगा, एक जो छोटा सरफेस, इतना छोटा सा सरफेस आएगा, उसको अगर आप इस दिशा में समाकलन कर देंगे तो ये पूरा सरफेस निकल आएगा। और ये बीच का जो छोटा सरफेस है उसको y2 तक कर देंगे तो ये पूरा सरफेस निकल के आ जाएगा समाकलन करने से। तो कौन सा सरफेस बनेगा, ये छोटा सा S1 सरफेस पूरा S1 सरफेस बनाएगा, और छोटा सा S2 सरफेस ये पूरा S2 सरफेस बना लेगा। ठीक है। अब उसके बाद अब इसके बाद क्या करें, आप ये पूरा आएगा, पूरा सरफेस हुआ। क्या करूं, इसको ना एंट्री कर देते हैं या नोट करते हैं। चलिए, इतने का मान कितना हो रहा है, देखिए x1 x2 y1 y2, और ये क्या बनाएगा, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है ये डेल S1 और ये डेल S2, और समाकलन होगा तो पूरा S1 और S2। ठीक, पूरा S1 और S2 कहने का मतलब क्या, ay का मान यहां और ay का मान यहां। तो यहां पे ay का मान कितना होगा, यहां पे x और y दिशा में, सॉरी x और z दिशा में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम लोग ना, चेंजेस किस में करेंगे, केवल y में। तो y1 से लेकर के y2 तक ही परिवर्तन होगा। यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा, ay x y2 z ay x y1 z। ठीक है, इसके साथ बच गया dx और dz। आगे सॉल्व करिए, आगे करें तो कितना होगा, अब ये अलग अलग हो जाएगा, ये देखिए ऐसा है, तो इसको थोड़ा सा इधर लिख लो, x1 x2 z1 z2, अच्छा z1 है ना, z2, ये हो जाएगा ay x y2 z माइनस ay x y1 और z, ये हुआ dx और dy। ठीक है, यहां तक आया। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, y के साथ में x और z भी आ गए, तो ये पूरा सरफेस बनेगा S1 और यहां पूरा सरफेस बन जाएगा S2। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं x1 x2 z1 z2 ay x y2 z dx dy करूंगा, तो ये dx और ये dz, dx और dz, y2 पहले से ही है तो लंबाई आ गया, चौड़ाई आ जाएगा, ऊंचाई भी आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के टर्म पे आए। मतलब मेरा ये कहना है कि ये सरफेस अभी यहां तक बना हुआ है, इसमें अगर x और z और इंक्लूड हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सरफेस S1 और S2 का टोटल सरफेस इंटीग्रेशन बनेगा। ठीक है, क्या बना,
इसको मैं लिखूंगा S1 S2 और ये AY DS। अब अगर मैं x वाले को लूंगा तो AX DX बन जाएगा, यानी इधर वाला कौन सा, ये क्या है S3 है और ये क्या है S4 है, Z वाला S5 और S6। तो ये टोटल कितना होगा ये वाला, ये तो केवल y के लिए निकाले तो इतना आया ना, केवल y के लिए इतना आया है। तो इसी प्रकार ये वैल्यू पूरा कितना, x वाले को लोगे तो S3 S4 AX DS, y वाले को लोगे तो AY DS S1 S2 और Z वाले को लोगे तो S5 S6 AZ DS। मतलब S1 S2 S3 S4 S5 S6 लेंगे तो ये पूरा का पूरा सरफेस क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख दूं, कंप्लीट सरफेस लिख दूं। तो क्या मिला, ये इसके बराबर होगा। तो इस प्रमेय से आप लोग क्या करते हैं, आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं या बदल सकते हैं। और इस प्रमेय को हम लोग स्थिर विद्युत क्षेत्र E के और स्थिर विद्युत क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी आप इससे निकाल सकते हैं। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसको एक दो बार जरूर देखिए आप, ताकि ये समझ में आए, क्योंकि सरफेस को हम लोग किस तरीके से निकालने हैं वो आपको एक कॉमन डाउट या सिंपल डाउट हो सकता है। क्लियर है बात। अब अगर आप मेरे से ये पूछें कि ये तो बात हो गई आयतन और सरफेस की, क्या सरफेस और लाइन को भी बदल सकते हैं, तो उसके लिए भी मेरा जवाब हाँ में है। तो आप पूछेंगे कैसे बदलेंगे, तो इसको बदलने के लिए आपके पास एक नया थ्योरम है, एक और थ्योरम है, उसको आप कहते हैं स्टोक्स थ्योरम। क्या नाम दिया आपने, स्टोक्स थ्योरम। क्या कहते हैं ये, तो स्टोक्स थ्योरम करता क्या है, पृष्ठ और रेखीय समाकलन को संबंधित करता है, सरफेस और लाइन इंटीग्रेशन को रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है, तो ये कर्ल को यूज करेगा, वहां डाइवर्जेंस यूज किए थे आप, कर्ल A ds is A डॉट dl। स्टेटमेंट क्या होगा इसका, सदिश A के कर्ल का किसी पृष्ठ S पर पृष्ठ समाकलन, सदिश A के कर्ल का किसी सतह S पर पृष्ठ समाकलन सदिश A के उस सतह की परिसीमा, सदिश A के उस सतह की परिसीमा के अनुदिश रेखिक समाकलन के तुल्य होता है। ये है स्टेटमेंट। इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास एक खुला पृष्ठ S है और उस पृष्ठ S को परिसीमा C के द्वारा इस तरीके से ढक लिया गया है, ये उसकी बाउंड्री है। और यहां कोई सदिश A है और इस सदिश S को
इसके अंदर जो क्षेत्र है उसको छोटे 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 क्षेत्रों में हमने बांट दिया, अनेक, बहुत सारे, इस तरीके से। क्या है ये? डेल S1 है, डेल S2 है, ऐसा डेल S1, डेल S2, डेल S3, डेल S4, डेल S5, इस तरीके से आपने इसको अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया। मैं इसकी बात करूंगा, ये छोटे क्षेत्र की। मान लेते हैं ये कितना है, ये है आपका डेल SI। हम लोग इस पे बात करेंगे। और इसकी परिसीमा, ये जो परिसीमा, इसकी जो बाउंड्री बनी है उसको हम मान लेते हैं CI। ये बाउंड्री को मैंने क्या ले लिया? CI। और हम लोग जानते हैं कि चूंकि कर्ल है तो यहां जो समाकलन आएगा उसकी दिशा इससे लंबवत बाहर की ओर होगी, ऊपर की ओर। तो कर्ल A, कर्ल A की परिभाषा क्या है? कर्ल A की परिभाषा क्या है? यहां क्या बोलेंगे आप? एकांक क्षेत्र में सदिश A का रैखिक समाकलन। रैखिक समाकलन के अधिकतम मान को ही तो कर्ल बोले थे आप लोग। A का रैखिक समाकलन है। और कर्ल का मतलब घुमाव होता है, ऐसे घुमाव, ये देखिए ऐसे, ऐसा, या ऐसा भी बोलेंगे आप, ठीक है। अब घुमाव है ऐसा, फिर ऐसा, घुमाव दिखाना है पूरा, रोटेशन कंप्लीट। तो ये रोटेशन इस तरीके से होगा पूरा। ये लीजिए, ये लीजिए, उधर से वापस आओगे आप तो जैसे यहां से जा रहा है तो वहां से वापस आएगा, और यहां से जाओगे तो यहां से वापस आओगे। अल्टीमेटली इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन रहा है जहां आप ये बोलेंगे कि बीच का हर सरफेस एक दूसरे को एलिमिनेट कर रहा है, खत्म कर रहा है। इसके लिए क्या करें अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए। तो कर्ल A कितना आया? डेल क्रॉस A की परिभाषा से CI A डॉट DL। इसके बाउंड्री के लिए मतलब अब ये टोटल पृष्ठ निकालेगा, I इज इक्वल टू 1 to N, ठीक है। कितना आया? I इज इक्वल टू 1 to N A डॉट DL। अब चूंकि संख्या कितनी है? बहुत ज्यादा है, मतलब n इज टेंस टू इनफाइनाइट है, और ये डेल S ये अप्रोक्सीमेटली टेंस टू 0 है। तो क्या आएगा देखिए, अब ये सब मिलेंगे तो लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन नहीं बन जाएगा, पूरा सरफेस बना रहा है। तो ये हो गया सरफेस डेल क्रॉस A ds बराबर होगा I इज इक्वल टू 1 to N A डॉट, ये CI A डॉट DL। अब ये जो कॉमन सरफेस है देखिए, अगर रोटेशन पूरा बनाएंगे तो ये पूरा लाइन एक दूसरे को खत्म कर रहा है, ये वाली लाइन पे एक दूसरे को खत्म करते 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 ये पूरा एक दूसरे को खत्म किया, तो एक कंप्लीट सरफेस ये बन गया है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? S कर्ल A ds बराबर, पूरा सरफेस बना ये C, पूरा बाउंड्री C, और सदिश A बना दिया।
ए डॉट डी। ये है आपका स्टोक्स थ्योरम जो सरफेस को लाइन में कन्वर्ट कर देता है। इससे पहले आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखा जो वॉल्यूम और सरफेस को चेंज कर दे रहा है या इंटरचेंज कर रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मैं ये कह सकता, हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टोक थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करके सदिश विश्लेषण के या वेक्टर एनालिसिस के तीनों इंटीग्रेशन को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको एक दो बार आप बहुत अच्छे से देखिए, स्टेटमेंट को ध्यान में रखिए, तब जाके आपका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।